कल हमने असाइनमेंट दिया था। एक तो आपको पॉम डॉट एक्सएमएल के सारे एट्रीब्यूट पढ़ने थे, राइट? हाँ सर। एंड आपको डाटा टाइप्स पढ़ना था, राइट? यस सर। तो पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट? किसी ने नहीं पढ़ा तो बताओ, अपने बैकलॉग में लिख लो एटलीस्ट, क्योंकि ये चीज़ें छोड़ना नहीं है। मतलब मैं आपको वैसे नहीं कह रहा कि कुछ बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं करा, वो चीज़ें नहीं है। द थिंग इज़, आज नहीं करा तो कल करो, आपके लिए काम ही आएगी, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। वट अबाउट यू, ख्याति? Yes, I went through it, like primitive data type, non-primitive, all of them. मैं पूछ लूँगा। हाँ जी। ठीक है। डाटा टाइप एंड, अभी तक हमने ये दो ही चीज़ें आपको दी थी मैंने, ये पढ़ना था आपको, ठीक है? तो डाटा टाइप की हम यहाँ भी बात करेंगे अभी। पॉम डॉट एक्सएमएल मैंने पूरा पूरा आप पे छोड़ दिया, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, हम बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सर मेरे को दो डाउट थे सर। हाँ जी बताएं। एक डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसीज, ये दोनों में मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। मैं पढ़ रहा था फिर भी चीज़ें मतलब वो नहीं हो पा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रही थी। तो आपने क्या पढ़ा? उसने क्या बताया आपको? नहीं पढ़ा है ना सर? देखो, अगर मोटी भाषा में बात करें, योर डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसी में डिफरेंस क्या है? डिपेंडेंसीज कैन कंटेन अ नंबर ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब आप डिपेंडेंसी वाले टैग में मल्टीपल डिपेंडेंसी डाल सकते हो। हाँ सर सर, एक ये तो तरह है। से इसके सब एलिमेंट्स होते हैं। किसके सब एलिमेंट होते हैं? डिपेंडेंसीज के हाँ, डिपेंडेंसी सब डिपेंडेंसी, एलिमेंट्स होते हैं ना। डिपेंडेंसीज के सब पार्ट होंगे, चाइल्ड होंगे, करेक्ट है। एंड हम ग्रुप में अपनी डिपेंडेंसी डाल सकते हैं। इससे होता क्या है? पहली बात, जो हम डिपेंड, एक तो हमको ये हेल्प किस में करता है, एक तो ये हो गया हम सारी अपनी डिपेंडेंसी एक जगह ग्रुपिंग कर दी हमने। विद द हेल्प ऑफ दिस डिपेंडेंसी टैग हमने ग्रुपिंग कर दी है डिपेंडेंसीज की। ठीक है? सेकंड चीज क्या होगी, मान लेते हैं यही सेम चीज आपने कॉपी करा एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है? इसने बताया कि नहीं? डुप्लीकेसी को भी बताता है ये। अवॉइड रिपीटिंग द वर्जन, इसको बताना चाहिए था। ठीक है, एक तो ये होगा हमने ग्रुपिंग कर ली है सारी की सारी डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसीज आपका पेरेंट टैग हो गया, डिपेंडेंसी आपका चाइल्ड टैग होगा, जैसे अभी कार्तिकेय ने भी बोला। ठीक है? हमने ग्रुपिंग कर लिया है। एंड डिपेंडेंसी क्या है, हम ये बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी टैग कि हम कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं, उसकी हम क्लास यूज़ करेंगे, उसके मेथड यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी डालते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, उसकी एक जार उठा के नेट से उठाएगा और डाउनलोड करके ले आएगा और हमारे लोकल में M2 फोल्डर में लाके डाउनलोड कर देगा। जो अगर आप इस पर होवर करोगे तो आपको दिखेगा आपके लोकल M2 फोल्डर में उसने डाल दिया है, .m2 में। हाँ जी सर। ठीक है? एंड ये भी इसका मैंडेटरी है कि डिपेंडेंसी के अंदर आपके ये टैग्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपने देखा हो, ये हमने खुद ने लिखे नहीं है, हमने मेवन रेपोजिटरी से हम लेके आए हैं इसको। ये एक प्री डिफाइंड इसका फॉर्मेट है, आप इसी फॉर्मेट में आप डालोगे तब भी ये बंदा समझ पाएगा। कौन बंदा है यहाँ पे समझने वाला? मेवन। हम मेवन की बात करें क्योंकि हमारा बिल्ड सिस्टम कौन है? मेवन। ये इसी को बताने के लिए हम इस टैग में डाल रहे हैं।
क्योंकि मैवन वाला बंदा कहाँ ढूंढेगा, डिपेंडेंसीज वाले टैग में जाके ढूंढेगा अगर कोई डिपेंडेंसी हमने ऐड करी है तो। अगर आपने देखा हो बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला टैग आया नहीं था, हमने ऐड किया था, क्योंकि इसको नहीं पता आपको कोई डिपेंडेंसी की नीड है कि नहीं है। अगर है तो आप ऐड कर लो, बट जो मैंडेटरी चीज़ें थी वो उसने डाल दी। अभी समझ में आया? हाँ सर। अगर आप देखोगे ना, मैविन भी आपका एक ओपन सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कोई बाहर की चीज़ उठा के लेके आ रहे हैं। सेलेनियम भी एक ओपन सोर्स है। सेलेनियम इज सेपरेट एंटिटी, मैवन इज अ सेपरेट एंटिटी। हम इन दोनों की बस बात करवा रहे हैं। मैं मैवन को बोल रहा हूँ कि आपको सेलेनियम से बात करनी है, आपको टेस्ट एनजी से बात करनी है, ताकि मैं ये चीज़ें यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। अब भी अगर आपने देखा हो, मैंने @बिफोर मेथड ऐड किया, ये कहाँ से आया, ये टेस्ट एनजी से आया। ये टेस्ट एनजी कहाँ से आई है, ये आपकी pom.xml से आई। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से ये Ctrl+X कर देता हूँ इसको, टेस्ट एनजी को, और मैं रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे सिस्टम में वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे लोकल फोल्डर में पड़ा है, इसलिए ये हटा नहीं। अदरवाइज़ ये यहाँ पे एरर थ्रो कर देता, ये कभी आपका ढूंढ के लाता ही नहीं इसको, जो हमने ये डाला है इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसी की हेल्प से, जो हमने डिपेंडेंसीज दी है, इसी की हेल्प से हम ये चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। जो हमने ये लिखा है, ये क्या है हम बात करेंगे, बट ये ऐसे पैरामीटर हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कोई और डाउट किसी का? और भी कोई डाउट है सचिन आपका? नो सर, ये भी पूछने वाला था बिफोर मेथड। इस पे आएंगे, इस पे आएंगे हम। ये एक एनोटेशन है आपकी, अगर आप होवर करोगे, ये आपकी टेस्ट एनजी की एनोटेशंस है, इस पे आएंगे। जब अगर हमको ये लगाया है तो ये क्या करेगा, उससे पहले हम अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं। शायद हम कल इस पे थे ना, वेरिएबल की डेफिनेशन दे करते। हाँ जी। तो हम चल लेते हैं, और हमने शायद इस पे बात करी थी। हम बात कर रहे थे, अगर आप देखोगे, आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर ही आपके वेरिएबल्स आते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स को फील्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये करते क्या हैं एट्रीब्यूट, एंड ये हम यूज़ क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हम इनमें कोई ना कोई डाटा स्टोर कर पाएँ, इनके साथ कोई ना कोई डाटा एसोसिएट होगा विथ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। दे डिफाइन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इस एग्जांपल की बात करें, हमने देखा है ये हमने एक एट्रीब्यूट बनाया। एट्रीब्यूट का कौन सा टाइप है, ये वेरिएबल बनाया, ठीक है। एंड इसका हमने एक डाटा टाइप दे दिया। अब ENV में मैं कोई ना कोई, इस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ENV में कोई ना कोई डाटा स्टोर कर सकता हूँ मैं। अब काइंड ऑफ ENV एक कंटेनर है स्ट्रिंग टाइप का, इसमें हम डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको? हाँ सर। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे? इसकी वैल्यू हम लेके आएंगे ग्लोबल पैरामीटर से, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। अगर आपको याद हो, जो हमने मैनुअल टेस्टिंग में बात करी थी, आपके एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं, आपके ENV क्या क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा? SIT क्या सर, ANV क्या? यस, क्या थी? SIT, UAT and Puron. करेक्ट। ENV इज़ योर एनवायरनमेंट, हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो मैनुअल टेस्टिंग में। हमने बात करी थी मैनुअल टेस्टिंग में कि हमारे कुछ एनवायरनमेंट होते हैं। SIT एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हमारा डेवलपर एंड QA टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। UAT एक एनवायरनमेंट होता है आपका, जहाँ पे आप टेस्टिंग के लिए बिजनेस को ऑफर कर देते हो।
एंड प्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे कस्टमर एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है, राइट। तो अब मेरे को पता नहीं है कि ये ENV की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ENV की वैल्यू है, राइट। अब किस एनवायरनमेंट पे आपको ये सूट चलाना है हमको नहीं पता, तो हम इसलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हैं, ताकि जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँगा उस टाइम पे मैं इनमें से कोई एक वैल्यू पास कर दूंगा कि मैं अभी SIT पे चला रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रन कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरे को पता होगा कि ये मैंने जो अपना रिग्रेशन सूट चलाना है फॉर ऑटोमेशन, वो कौन से पे चलाना है, SIT पे चलाना है, UAT पे चलाना है, प्रोडक्शन पे चलाना है। अभी क्लियर है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, और मैं डायरेक्टली अगर ग्लोबल वेरिएबल पे चला जाता और वहाँ पे डालने का मतलब क्या हुआ, वो इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। एंड मल्टीपल वैल्यूज़, मैं यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वैल्यूज़, जो बंदा ये जॉब चला रहा होगा जेनकिंस के थ्रू, हम अभी जेनकिंस का भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, उस टाइम पे रन टाइम पे वो एक वैल्यू सिलेक्ट कर ले ड्रॉप डाउन से कि मेरे को SIT पे चलाना है, UAT पे चलाना है, या प्रोडक्शन पे चलाना है, करेक्ट। तो अभी अभी तक हमने क्या करा है, एक ENV कंटेनर डिफाइन किया है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है आपकी, एंड इसकी सर वैल्यू, ये SIT, UAT और प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में हमने बात करी थी, हमारे पास ना एनवायरनमेंट होते हैं स्टेज, कि किस एनवायरनमेंट पे हम बात करेंगे। एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर्वर, किस सर्वर पे आपकी बिल्ड डिप्लॉय होएगी एंड देन आप टेस्ट कर पाओगे। आप सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे करोगे, कहीं ना कहीं तो वो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा ना, किसी सर्वर पे आपको होस्ट करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन, राइट। इतना क्लियर है? सर्वर क्या होता है, सर्वर पता है आप लोगों को? यस सर। सर्वर भी आपके दो टाइप के होते हैं, हो सकता है और भी हो, मतलब अभी जितना हमको करना है उसकी बात कर रहे हैं। सर्वर आपके दो टाइप के होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद कुछ थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट सर्वर आपका होगा ऑन प्रैम, आपकी प्रीमाइस के अंदर अगर कोई सर्वर रखा है। आपने डाटा सेंटर सुने हैं, वोडाफोन का, आइडिया का, एयरटेल का, डाटा सेंटर सुना है आपने किसी ने? ये लोग कभी भी आप, क्योंकि अगर हम बैंक की भी बात करें ना, या फिर इनकी कॉल सेंटर की बात करें, जितने भी ये टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, अभी तक कुछ टाइम पहले तक इन्होंने अभी तक क्लाउड यूज़ नहीं करा था। ये लोग ऑन प्रेम सर्वर यूज़ कर रहे थे, ताकि मेरा सर्वर है, मेरा डाटा है, ताकि मेरा डाटा किसी दूसरे के पास ना जाए, चोरी ना हो जाए डाटा की। तो ऑन प्रेम अपनी प्रमाइस में ही उन्होंने सर्वर ला के रख लिए। सर्वर होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर क्या होता है? अभी तो लैपटॉप है आपके हाथ में, आपने इससे पहले जो कंप्यूटर आते थे देखे थे आपने? एक मॉनिटर होता था, दूसरा क्या होता था? CPU। CPU। CPU में आपकी हार्ड डिस्क होती थी, उसमें रैम होती थी। आपका लैपटॉप भी एक ऑन प्रेम सर्वर है, आप अपने लैपटॉप में भी कोई वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें भी आपकी रैम है। बट मैं ऑन प्रेम, अगर हम सर्वर की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारा CPU आता था, वैसे पहले लोग जिनका छोटा काम होता था वो CPU में ही काम कर लेते थे, अपनी हार्ड डिस्क बढ़ाई, रैम बढ़ाया और उसी को सर्वर बना दिया। बट अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें तो प्रॉपर सर्वर आते हैं CPU टाइप के, जिसमें ओनली चिप्स लगी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। सू 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 की आवाज़ आती रहेगी, उसमें घूम घूम करता रहेगा, फ़ैन घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और वो AC के अंदर लगे रहते हैं, रैक में लगा देते हैं उन लोगों को, उनको सर्वर को। और एक नहीं, 50-50, 100-100, 200 बहुत सर्वर लेके आते हैं, 1 TB के, 50 TB के, पता नहीं कितना बड़े बड़े सर्वर। TB समझते हो ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इतने बड़े बड़े सर्वर वो लेके आते हैं, परचेज करके लेके आते हैं, और अपने घर पे लाके, अपने घर पे मतलब ऑफिस स्पेस पे लाके, या कोई एक ऐसी लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे मेरे सारे सर्वर रखे जाएंगे।
अभी तक आप लोग किसी ऑफिस में नहीं गए हो, राइट, इसलिए आपको नहीं पता। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में भी जाओगे ना, उनके खुद के भी कुछ छोटे छोटे सर्वर्स होते हैं, वो अपने ऑफिस के स्पेस में ही रखते हैं, कैबिन बना लेते हैं। आईटी एक आईटी अलग से, आईटी में आईटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, एक आईटी टीम होती है जो आपको लैपटॉप देती है, जो हार्डवेयर का काम करती है, लैपटॉप देती है, लैपटॉप को रिपेयर करती है, कीबोर्ड माउस ये आपको प्रोवाइड करती है, लैन केबल देती है। वो सर्वर वाला स्पेस वो आईटी वाली टीम हैंडल करती है। और यस सर। आईटी टीम में हमेशा एसी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि और सबको नहीं मिलता। बट जैसे मान लेते हैं कि 5 बजे ऑफिस ऑफ हो गया तो फ्लोर का एसी तो नहीं चलेगा, बट आईटी रूम का एसी 24/7/365 चलता रहता है, वो बंद नहीं होगा। अगर वो बंद हो गया तो आपके सर्वर हीटअप हो जाएंगे, सर्वर बंद हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक रूम में 50-50 हमने सर्वर रख दिए हैं। अब आप देखो, सर्वर छोड़ो, आप ये सोचो एक कमरे में अगर आपने 50 सीपीयू भी रख दिए, जो सीपीयू आपने देखे हैं, तो कितना साउंड करेंगे वो, पहली बात, कितनी हीट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमको एसी रखने पड़ते हैं ताकि वो उनका टेम्परेचर बढ़े ना। कोई भी आईसी आईसी समझते हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई सर्वर उड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तो उनको हम बोलते हैं ऑन प्रेम सर्वर। ठीक है। दूसरा आता है आपका क्लाउड सर्वर। हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं अपने टॉपिक से, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑन क्लाउड क्या होता है, इसके एग्जांपल आपको मैं वैसे बताता हूँ। AWS का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। GCP का नाम सुना है आपने? एज्यूरे का नाम सुना है आपने? नो सर। GoDaddy तो सुना होगा। ये यस सर। ऐसे प्लेयर है मार्केट में, म्यूट कर लो, ये ऐसे प्लेयर है मार्केट में जो आपको सर्वर खरीदने को नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे सर्वर हमने खरीद रखा है, आप ये क्लाउड सर्विस आप हमसे ले लो। यहाँ पे आपकी क्या कॉस्ट थी, आपने सर्वर भी खरीदा, मेंटेनेंस के लिए एक बंदा भी रखा, कब आपकी हार्ड डिस्क आपने एसी भी लगाया उसके लिए, वो कॉस्ट भी आ गई, मेंटेनेंस भी कर रहे हो उसकी, कुछ दिक्कत आ गई तो आपका ही बंदा लग के उसको ठीक भी कर रहा है। क्लाउड वाला बंदा बोल रहा है ना ही तो आपको सर्वर खरीदना है ना ही बंदा लेना है, आप ये बता दो आपको कितने कोर का, कितने हार्ड डिस्क का, कितने जीबी का, कितने रैम के साथ आपको सर्वर चाहिए, उतना स्पेस मैं आपको दे देता हूँ, आप मंथली मेरे को इतना अमाउंट देते रहना, काइंड ऑफ रेंट पे आप ले लो मेरे से। और आपको आपके घर पे रखने की नीड नहीं है, आपको सर्वर की आपके ऑफिस में रखने की नीड नहीं है। हम आपको एक पब्लिक डोमेन देंगे, आप डायरेक्ट आपको अपने घर से आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर पाओगे उस पर जो डिप्लॉय करना है करो, जो करना है करो। अंडरस्टूड? यस सर। पहली बात होगी सर्वर की बारी। अब सर्वर पे हम सर्विस डिप्लॉय कैसे करते हैं, आपको अगर याद हो, याद कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों ने वो प्ले स्टोर वाला जो हम एक डीबी वाला जो हम कर रहे थे, आपको अगर आपको याद हो, किसी का नहीं हो पाया था वो, आ, याद है डॉकर वाला? तो देखो मैं क्या करा था, मैंने ना यहाँ पे अपना अपना कोड रखा होता है, राइट, और मैंने यहाँ पे जाके मेरा ऐसे ही कोड होता है, ये तो हमारा क्या होगा, कोड रख दिया, कोड डिप्लॉय कर दिया मैंने। ये एक सर्वर है, अगर आप देखो ना, ये लोकल का मेरा एक सर्वर है, मेरा लैपटॉप एक सर्वर है जिसने मेरे को एक स्पेस दे दिया। ठीक है, उस एक डायरेक्टरी में जाके मैंने अपना कोड रख दिया, मान लेते हैं एपीआई प्लेग्राउंड में जाके मैंने अपना कोड रख दिया, और यहाँ पे मैंने कमांड चलाया, सर्विस को चला रहा हूँ मैं। अब अभी मेरा सर्वर पे मैंने रखा है, अब मैं उस एप्लीकेशन की सर्विस को रन कर रहा हूँ। जैसे आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हो वैसे ही मैं इस सर्विस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तब भी जाके देखना आपके डॉकर पे ये सारी सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है,
तो मैंने इसको बोला कि भाई स्टार्ट हो जा, और इसने मेरे को क्या दिया कि भाई आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई है, आप इस पाथ पे चले जाओ, आप ओपन कर पाओगे, कुछ ना कुछ खुल जाएगा यहाँ पे। चलो गूगल पे चलते हैं। तो इसने मेरे को बताया कि इस आईपी पोर्ट पे, इस पोर्ट पे ये एक वेबसाइट ओपन होगी, लॉन्च होगी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी कर देते हैं, कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं, आपका सर्वर डाउन हो गया। व्हाट डज इट मीन, सर्वर डाउन हो गया, आपका सर्विस नहीं चल रही है आपकी। समझ में आया? मैंने अपने लैपटॉप पे एक सर्विस होस्ट करी, उसको चलाने के लिए मैंने ये कमांड चलाई। जरूरी नहीं है सारे सर्वर आपके इस कमांड से चलते हो, वो डिपेंड करता है सर्विस आपकी कौन सी है। थोड़ा सा आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो मैं शायद जो टर्म्स आपको बता रहा हूँ आपके लिए नहीं हो सारी चीज़ें, बट मेरे को कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। मैंने एक सर्विस उठाई गूगल से, आपने याद हो मैंने गिट क्लोन करके ये एपीआई प्लेग्राउंड करके इसका कोड उठाया था मैंने, राइट। मैंने अपने लोकली इसको अनजिप करा, ठीक है, एंड देन मैंने कुछ कमांड चलाई थी अगर आपको याद हो। अब मैंने क्या करना था, एक सर्विस मेरे को एक वेबसाइट चलानी थी, क्योंकि वो मेरे लोकल होस्ट पे है। लोकल होस्ट किसको बोलते हैं, आपके सिस्टम का जो आईपी है ना, वो लोकल होस्ट बोलते हैं उसको। ये एक्चुअल में आपकी आईपी होती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1.27.0.0.1 ये भी बोल सकते हो आप। करो भाई, स्टार्ट किया, खुल गया। लोकल होस्ट की आईपी आपकी हमेशा ये होती है 1.27.0.0.1। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे अपनी सर्विस स्टार्ट की और इसने बोल दिया कि एपीआई प्लेग्राउंड स्टार्टेड एट इस यूआरएल पे आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई है। व्हाट डज इट मीन, आपकी आईपी ये है और इस पोर्ट पे काम कर रही है। आप ना एज अ असाइनमेंट की तरह आप पढ़ सकते हो आईपी क्या होता है, पोर्ट क्या होता है। हर सर्विस का आपको डिफरेंट पोर्ट देके आप मल्टीपल सर्विस चला सकते हो एक सर्वर पे। डिपेंड्स कि उतना स्पेस होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, आपका सीपीयू अलाउ करे उसको, आपका प्रोसेसर अलाउ करे कि मैं इतनी सर्विस चला पाऊंगा ही नहीं चला पाऊंगा। आपने देखा होगा आपके विंडोज़ लैपटॉप हैंग होने लग जाते हैं। वो क्यों होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका लैपटॉप अलाउ नहीं करता इतनी चीज़ों को रन करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे को मल्टीपल चीज़ें चलानी है एक सर्वर पे, तो मैं क्या करूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दूंगा। मेरी रैम आज 250 GB है, मैं उसको 1 TB कर लूँगा। मेरी मेरी हार्ड डिस्क अगर 250 GB है तो मैं उसको 1 TB कर लेता हूँ। मेरी रैम अगर आज 8 GB है तो मैं उसको बढ़ा लेता हूँ। मेरा 250 पे 8 था तो मैं ऐसे डिवाइड करके मैं उसको बढ़ा लूँगा रैम को भी जितना होगा, 16, 32, 64, 164 के बाद 128, 256, 512, 1024, जो भी होगा 2048, जितना भी होगा उतना मैं बढ़ा लेता हूँ, उतनी सर्विस आप चला पाओगे। आप हर सर्विस को एक डेडिकेटेड स्पेस दे सकते हो। भाई इतनी हार्ड डिस्क तू यूज़ करेगा, इतनी हार्ड डिस्क वो बंदा यूज़ करेगा, इतनी रैम तू यूज़ करेगा, इतनी रैम तू यूज़ करेगा। जितना आप कॉन्फ़िगरेशन में बताओगे हर सर्विस उतना ही यूज़ करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई हुई ये चीज़, बट फिर भी नहीं आई है तो आप पढ़ना इस चीज़ को। एंड वापस मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, ऑन प्रेम की बात कर रहा था, तो ऑन प्रेम का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सर्विस स्टार्ट करके, ठीक है। एंड ऑन क्लाउड में जैसे मैं गोडैडी की बात करता हूँ, ठीक है, गोडैडी पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, द फुराजे। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, हमने इसको गोडैडी पे होस्ट किया हुआ है। वहाँ से मेरे को सर्वर मिल गया, सर्वर मिला तो मैंने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे जाके होस्ट कर दी, सर्विस स्टार्ट करी, मेरी एप्लीकेशन स्टार्टेड है। अगर मैं वहाँ जाके अपनी सर्विस डाउन कर दूंगा तो ये वेबसाइट खुलेंगी नहीं आपकी। तो हर एक वेबसाइट के पीछे एक सर्विस चल रही होती है, तभी आप इसको देख पाते हो। आपने बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट को देखा होगा, कई बार आ जाता है कि क्या आ जाता है, ये आ जाता है, द साइट कांट बी रीच्ड। इसका मतलब ये होता है कि वो सर्विस नहीं चल रही है, वो सर्वर डाउन पड़ा उसका। और सर्वर डाउन के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, मैंने जानबूझ के करा है,
मेरा स्पेस भर गया है, मेरी सर्विस स्टार्ट ही नहीं हो रही है, कोई एरर आ रहा है, किसी को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ कौन करता है? सपोर्ट की टीम करती है, डेवऑप्स की टीम करती है। ठीक है, बट हाँ आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप लोग समझ पाओ कि किसकी बात कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑन क्लाउड मतलब आपको, आपने पैसा दिया, सर्विस यूज़ कर रहे हो। झूमकर सुना है आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, सर आप तो चीजें भी ऐसी ऐसी बता रहे हो, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही है चुम्मा। आप, मैं आपको ये बोलूं, आप, हमारी मिडिल फैमिली की लिमिट में मर्सिडीज़ खरीदना नहीं है, फॉर्च्यूनर खरीदना नहीं है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। बट मेरा मन कर रहा है यार, मैं ना 20-50 हज़ार तो लगा सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ। क्या मेरे को फॉर्च्यूनर मिल जाएगी 2 दिन के लिए? जूम कार बोलता है मिल जाएगी। आप पैसा दो, जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन का रेंट दो और आप गाड़ी ले जाओ। हुआ क्या? ना गाड़ी मैंने खरीदी, ना गाड़ी मेरे नाम पे थी, उतने दिन के लिए मैंने गाड़ी हायर कर ली और चलाऊंगा भी मैं उसको। कोई ऐसा नहीं कि ड्राइवर आएगा ओला उबर की तरह, नहीं। जूम कार बोलता है यहाँ इस लोकेशन में मेरी गाड़ी खड़ी है, आप इसी लोकेशन पे वापस मेरी गाड़ी इस टाइम तक वापस ला देना क्योंकि आपने इतने बजे तक के पैसे दिए मेरे को। सेम चीज़ यहाँ पे ऑन प्रेम पे आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कंप्यूटर खरीदा काम करने के लिए, राइट, कुछ करने के लिए, बट ऑन क्लाउड बोलता है आपको खरीदने की नीड नहीं, आप मेरे को मंथली दे दो इंस्टॉलमेंट में। फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं इसके। ऑन क्लाउड का फ़ायदा क्या है? आपको, आपका स्पेस कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, आपका रिसोर्स कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, आपका एसी यूटिलाइज नहीं हुआ और आपको सर्विस मिल गई घर बैठे। बट आप मंथली ईएमआई दिए जा रहे हो, एट द एंड ये सर्वर आपका नहीं हुआ। यहाँ पे ये सर्वर आपका घर का हो गया। सेम चीज़ जूम कार में, आप साल में 6 टूर मारते हो, मान लेते हैं कल को आपकी जॉब लग जाएगी, फिर तो टूर मारोगे ही। आप सेम चीज़, और रेंट पे जो लोग रहते हैं फ्लैट में, घर में, अगर मैं रेंट पे ना रह के मैं बैंक से लोन लेके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोन ले लो, मैं इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट, मैं अगर अपने घर की ईएमआई दे दूँ तो एक टाइम के बाद जाके वो घर मेरा हो जाएगा ना। द सेम थिंग इज़ ऑन प्रेम। ये फ़ायदा है इसका ऑन प्रेम का, बट इसके डिसएडवांटेज है। यहाँ मेरे को बंदा चाहिए एक एक्स्ट्रा, मेरे को एसी भी लगाना पड़ेगा, मेरे को मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, मेरा स्पेस भी यूटिलाइज हो रहा है। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। तो दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट लोग डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि मेरे को किस अप्रोच पे जाना है। अभी मैं समझता हूँ कि आपको सर्वर समझ में आ गया होगा, सर्वर है क्या, राइट? अब आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो तो ऑब्वियस है डेवलपर को भी सर्वर चाहिए, क्यूए को भी सर्वर चाहिए, बिजनेस को भी सर्वर चाहिए, एंड ऑब्वियस जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर को भी सर्वर चाहिए भाई। तो क्या करती है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है वो अपने सर्वर परचेज कर लेती है। ठीक है, सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर होता है प्रोडक्शन वाला, कि वहाँ पे कोई ग्लिच नहीं आना चाहिए, वहाँ की सर्विस कोई डाउन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई स्पेस कम नहीं पड़ जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हमारा एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डाटाबेस सर्वर अलग होता है। एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आपने अपनी एपीआई चलानी है, बैकएंड चलाना है, तो बैकएंड के लिए आपका अलग होगा, एंड बैकएंड में भी एपीआई का सर्वर अलग है आपका, एंड डाटाबेस का सर्वर अलग है आपका, एंड तीसरा जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट है वो सर्वर अलग है आपका। तीनों सर्वर अलग है, बट इंटरनली ये सारे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का सर्वर हो गया जो कस्टमर यूज़ कर रहे होंगे, यूएट का एक सर्वर होगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन से थोड़ी कम होगी बट एसआईटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको बिजनेस यूज़ कर रहा होगा, इस पर बिजनेस टेस्टिंग कर रहा होगा, तभी तो वो एक्सेस कर पाएगा। वेबसाइट एक्सेस कैसे करेगा? वो तभी करेगा कि कहीं ना कहीं होस्टेड हो। तभी मैंने ये 3 एनवायरनमेंट इसलिए बोले थे क्योंकि तीनों के यूआरएल भी आपके अलग अलग होंगे। हो सकता है एसआईटी और यूएट का आपका आईपी एंड पोर्ट मिले आपको, जैसे हम ये देख रहे थे आईपी एंड पोर्ट, बट प्रोडक्शन का आपका आईपी एंड पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, आपको ओनली डोमेन मिलेगा, द4aze.com मिलेगा, लाइक दिस मिलेगा।
ठीक है। इसकी आईपी अगर आपको देखनी है तो कैसे देखोगे? चीज़ें बहुत है सीखने के लिए, अगर आपको सीखनी है तो। ओह सॉरी, मैंने पिंग कर दिया, मेरे को आईपी मिल गई मेरी। इसकी वेबसाइट की आईपी क्या है? 68.178.145.231। ठीक है। अब ये मैं गलत दिखा रहा हूँ वैसे तो, यूट्यूब पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये आईपी से कोई मेरी वेबसाइट को हैक कर सकता है। ठीक है, ओके। तो आप अभी आपको समझ में आया एसआईटी क्या है, यूएटी क्या है एंड प्रोडक्शन क्या है? ऐसे डाउट नहीं पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। थैंक्स टू कार्तिकेय। अभी कार्तिकेय क्लियर है आपको? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है। ख्याति आपको थोड़ा समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। थोड़ा बहुत आई गॉट इट। कोशिश करना कभी ना हम्म। अपने एंड से भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना है। जो भी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा गूगल करने की कोशिश करा करो, हाँ जी, है ओके। ना? तो उससे क्या होगा, कल को आपको कहीं पे भी ना डाटा सेंटर अगर कहीं लिखा दिखे ना, आप समझ जाना इस डाटा सेंटर में सर्वर ही सर्वर भरे पड़े हैं और कुछ नहीं होगा। बट डाटा सेंटर आपको जल्दी से दिखेगा नहीं कहीं पे, वो छुपा के होते हैं। ऐसा नहीं है ये जो ऑन क्लाउड वाले हैं कि क्लाउड में बनाया हुआ है, नहीं। इन्होंने अपना एक स्पेस खरीदा होगा, उस स्पेस पे अपने ऑन प्रेम की तरह सर्वर रखे होंगे, बट उनके सर्वर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑन क्लाउड बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे सर्वर को मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑन प्रेम बोल रहा हूँ। और आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुनाई देगी अगर आप इंडस्ट्री में घुसोगे तब। ऑन प्रेम, ऑन क्लाउड। ऑन क्लाउड तो अभी भी सुनोगे आप बहुत सारा। ठीक है, अब ENV समझ में आ गया। अब इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ थी, अब मेरे को किस एनवायरनमेंट पे अपनी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट रन करनी है, ये मैं रन टाइम पे डिसाइड करूँगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को मैं हैंडल कैसे करूँगा, इसकी वैल्यू मैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे मैं एक बार में इसकी दे दूँ, इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे मिले, तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन करके। एंड वो कैसे करेंगे हम? यहाँ टूल पे क्लिक करोगे, नोट टूल, रन पे क्लिक करोगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ पे आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट में जाओगे, ये नीचे है, ये आपका एक मॉडल खुल के आया है, इसके बॉटम लेफ्ट बॉटम पे ये है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे टेस्ट NG एंड यहाँ पे आप अपना दोगे -d। एक सिंटेक्स है जो देना ही देना पड़ेगा आपको, किसी की वैल्यू। ठीक है, एंड क्या था हमारा वेरिएबल? ENV की वैल्यू दे दो, मैंने SIT दे दिया। जब भी आपको लोकली अगर आपको करना है तो ग्लोबल की वैल्यू अब बार बार यहाँ आके चेंज करनी होगी। कैसे करनी होगी? अप्लाई किया, ओके किया, ओके कर दिया। अभी आपने मान लेते हैं आपने पूरा ऑटोमेशन सूट लिख लिया है, अभी आपने SIT पे चला लिया, अब आपको क्या करना है? UAT पे चलाना है। तो अगेन वापस जाओगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन करोगे, टेस्ट NG पे जाओगे, इंस्टेड ऑफ SIT जस्ट पुट UAT, अप्लाई एंड ओके। अब आपका जो चलेगा UAT पे चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी IPN पोर्ट भी अलग अलग होगी। मैं अगर SIT पे चलाऊँगा तो SIT का URL पे मेरी वेबसाइट लॉन्च हो, मैं अगर UAT पे चला रहा हूँ तो UAT की वेबसाइट पे मेरा वेबसाइट लॉन्च हो। एंड सेम फॉर प्रोडक्शन। ये अभी देखना, हम इस ENV के बेसिस पे प्रॉपर्टीज फाइल से डाटा भी रीड करके लेके आएंगे। जो ऐसा डाटा होगा कि एनवायरनमेंट पे चेंज हो रहा है, वो हम अलग अलग फाइल में रखेंगे। SIT की एक अलग प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाएंगे, UAT की एक अलग प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाएंगे, प्रोडक्शन की एक अलग बनाएंगे, बट नाम सबका एक होगा। किसका? प्रॉपर्टीज़ फाइल का नाम नहीं, की का, की एंड वैल्यू, मतलब ENV का नाम, ब्राउज़र का नाम। ब्राउज़र की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, आई, ऐसे ENV की वैल्यू अभी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो कि आपकी हर रन पे चेंज हो सकती है, जैसे कि आपका ENV
वो आप रखोगे ग्लोबल पैरामीटर में, ग्लोबल वेरिएबल में। ऐसी वैल्यू जो जिसकी वैल्यूज़ मल्टीपल हैं बट वो डेली चेंज नहीं होता। जैसे मेरे को क्रोम पे चलाना है, मेरी वेबसाइट क्रोम पे चलती है, कल को फायरफॉक्स पे चलाना है, हफ्ते या महीने में एक बार मेरे को फायरफॉक्स में चलाना है, तो ये वैल्यू मैं ग्लोबल पैरामीटर में नहीं दूंगा, उसकी वैल्यू मैं कहाँ दे दूंगा, अपने प्रॉपर्टीज़ फाइल में दे दूंगा कि मेरे को क्रोम पे चलाना है, फायरफॉक्स पे चलाना है, या मेरे को सफारी पे चलाना है। ये वैल्यू आपकी डेली चेंज नहीं होगी, ये आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हो सकती है कि ठीक है एक क्लाइंट मिला है हमको, वो क्लाइंट चाहता है कि मैं फायरफॉक्स पे चलाऊंगा, तो आप फायरफॉक्स पे भी टेस्टिंग कर दो। जनरली हम करते हैं क्रोम पे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आप फायरफॉक्स पे भी कर दो। तो उस टाइम क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ फाइल में जाऊँगा, ब्राउज़र की वैल्यू क्रोम की जगह मैं फायरफॉक्स लिख दूंगा मैं। ओके, आज हमने एक ही चीज़ सीखी है, बट इसके अलावा जो बाहर की चीज़ें हमने जो बात करी ना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली ऑटोमेशन से मास्टर बन जाओगे, क्यूए बन जाओगे। ये साइड की चीज़ें, जितने भी टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, हो सके तो इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना। और जो भी टर्म हमने यूज़ करी है, अगर मेरे से समझ में नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, कोई और वीडियो देख लो, बट वो टर्म्स तो एटलीस्ट आपको पता लग गई ना कि इसके बारे में मेरे को जानना है। गोडेडी काम कैसे करता है, AWS काम कैसे करता है, एटलीस्ट इतना जाके देख लो, 10 मिनट की कोई वीडियो देख लो, आपको फंडा समझ में आ जाएगा। एनवायरनमेंट बार बार एनवायरनमेंट बात कर रहे हैं, वो है क्या, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे करा है एडिट कॉन्फिग, अब मेरा ग्लोबल वेरिएबल मैं लोकली अगर मेरे को चलाना है तो मैं यहाँ से करूँगा। हाँ, रिमोट पे जब हम चलाएंगे जेनकिंस के थ्रू, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे पास कर रहे होंगे ENV की, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब लास्ट कर लेते हैं, आज की लास्ट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मेरे को ये वैल्यू, ग्लोबल पैरामीटर की वैल्यू रीड करके लेके आनी है। वो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है आपका, ENV, क्योंकि की मेरा ENV था अगर आप देखोगे, एंड वैल्यू उसकी की मेरा ENV था, वैल्यू उसकी UAT थी। -d को भूल जाना, -d तो एक सिंटेक्स है किसी वेरिएबल की वैल्यू डालने के लिए, और अगर और भी डालना होगा ना तो मेरा -d लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मान लेते हैं मैं ब्राउज़र की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही डालूंगा, -d पहले लगाऊंगा, फिर अपनी की का नाम लगाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और इसमें ढूंढेगा कि कोई ग्लोबल वेरिएबल में ENV का नाम का कोई बंदा है क्या, अगर है तो उसकी वैल्यू दे दो क्या है, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू लेके आएगा और उस वैल्यू को इस ENV में डाल देगा। तो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी एक ये जावा का फंक्शन है। ठीक है, अगर आप होवर करोगे, ये जावा का फंक्शन है। ठीक है, सिस्टम आपकी एक क्लास है एंड गेट प्रॉपर्टी उसका एक मेथड है। तो मेथड क्या होता है वो हम कल बात करेंगे, बट अब आज के लिए हमने एक चीज़ देखी है, इन्वायरमेंट देखा है हमने, इन्वायरमेंट क्या होता है। दूसरा चीज़ हमने देखा है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कैसे करता है। आज के लिए इतना ही है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज गुड नाइट।